जी हाँ दोस्तों, किसी ने खूब कहा है वक्त बदले ना बदले तेरे हालात जरूर बदलेंगे। मैं विक्रम सिंह एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का तहे दिल से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं हमारी भौकाल सीरीज चल रही थी। साथियों, क्या चल रही थी? भौकाल सीरीज। उस भौकाल सीरीज को हम लोग आज आगे बढ़ा रहे हैं और भौकाल सीरीज की लगातार तुम्हें क्लासेस दी जा रही हैं। तो भौकाल सीरीज की आज हम लोग यहाँ पर तीसरी क्लास लेकर आए हैं। कौन सी तीसरी क्लास? मैंने आपसे बोल रखा है कि भौकाल सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वो विशाल बेमिसाल संग्रह करवाने वाला हूं आपको, जिससे पूरा पेपर नस्ते नाबूद हो जाएगा। भाई साहब, वादा कर रहा हूं, आप लोगों ने अगर साथ दिया तो इस भौकाल सीरीज को आगे जरूर बढ़ाऊंगा, और यदि आपका साथ नहीं मिला तो शायद इस भौकाल सीरीज को मुझे रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपका साथ ही हमारे और तुम्हारे विकास का एक नजरिया बन सकता है साथियों। तो जी हाँ, हम लोग आज के इस बेहतरीन से सीरीज में आज हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या देखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग बहुत गहन अध्ययन के साथ यहां पर अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि एक विशाल क्लास बनने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि भौकाल सीरीज इसी तरीके से आगे चलती रहे तो दोस्तों आपको बस साथ करना है, हमारा सपोर्ट करना है हमारा, क्योंकि आप जानते हैं हमारा परिवार गुरु बचन इंस्टीट्यूट बहुत ही जल्द 10,000 लोगों का होने वाला है। तो बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। अगर आप चाहते हैं, आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, तो आप इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं आज की इस धमाकेदार क्लास। ठीक है, तो आइए यहां पर। तो यहां पर हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं आपको हमने पहले ही बता दिया। हमारी आज की क्लास जो होगी भौकाल सीरीज की, वो तीसरी क्लास होगी। कौन सी क्लास होगी? तीसरी। और तीसरा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हमारा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझने से पहले हम लोग यहां पर वैद्युत द्विध्रुव को समझेंगे। किसको समझेंगे? वैद्युत द्विध्रुव को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव, जिसे हम डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइपोल, है ना? क्या कहते हैं? डाइपोल। तो भाई साहब, डाइपोल को हम लोग समझेंगे। डाइपोल होता क्या है पूरी क्लास में ही याद करा दूंगा। वो कहते हैं ना कि हौसलों से चलो भाई साहब, मंजिल तुम्हारे कदम चूमेगी। वादा कर रहा हूं इस बात के लिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारा वैद्युत द्विध्रुव है और हम लोग सीखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो आइए दोस्तों, हम आपको पीछे आवेशों के बारे में सब कुछ पढ़ा चुके हैं। यही जो पीछे से मैंने 3 क्लासेस ली हैं, 2 क्लासेस, उसमें सब पढ़ा दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, क्या है हमारा क्या नहीं है। तो आइए देखिए, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है पहले आप समझ लो। देखो, वैद्युत द्विध्रुव एक बाह्य निकाय होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक बाह्य निकाय होता है जिसमें कोई दो बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यानी बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक बाह्य निकाय होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक बाह्य निकाय होता है जिसमें कोई दो बिंदु आवेश, यानी कि 2 बिंदु आवेश क्या होंगे? यहां भी एक क्यों है और यहां भी एक क्यों है। कैसे होते हैं? बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये डेफिनेशन तो उस बंदे के लिए हो गई जिसे कुछ भी याद नहीं होता है और वो लगातार कोशिश कर रहा है कि मुझे भी कुछ याद हो जाए, तो ये उस इंसान के लिए होगी। लेकिन हमारी फिजिक्स क्या कहती है डाइपोल के बारे में, वो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। ठीक है, हमारी फिजिक्स क्या कहती है। तो आइए देखिए फिजिक्स क्या कहती है। फिजिक्स हमसे कहती है माइनस और ये हमारा प्लस है। ठीक है, फिजिक्स हमसे क्या कहती है वो सुन लो आप लोग। फिजिक्स कहती है कि कोई दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश, कोई दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश। देखो, ये बराबर क्यों है? बराबर इसलिए है क्योंकि इसकी भी मात्रा और इसकी मात्रा दोनों की समान है, इसलिए ये बराबर। देखो, ये भी क्यों है और ये भी क्यों है। ये विपरीत क्यों है? विपरीत इसलिए है क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है। तो फिजिक्स क्या कहती है कि कोई दो बराबर क्यों है? मैंने बता दिया, कोई दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार के निकाय को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर तुमसे कोई चलते फिरते आप पूछ ले कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, कि भैया तुमने किससे क्लास ली है, आप कहना कि विक्रम सर ने हमें पढ़ाया था। कि उसमें क्या पढ़ाया था? कि एक ऐसा निकाय जिसमें कोई दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश। बराबर क्यों है? मैंने बता दिया है कि दोनों यहां पर आवेशों की मात्रा कैसी है? समान है, इसलिए बराबर। विपरीत क्यों है? क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में। ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, आप ये मत कहना कि सर
सर जी आपने प्लस यहाँ क्यों नहीं लगाया, तो आपको बता दूं कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा जो होती है विपरीत होती है ना, माइनस से प्लस की ओर होती है। किसकी ओर होती है? माइनस से प्लस की ओर। तो चलते फिरते कोई भी पूछ ले तो एक ही लाइन बता देना आप लोग, और भाई साहब सच बता रहा हूं आत्मसात कर लेगा वो बंदा भी। क्या लाइन बताओगे आप? कि जब कोई दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार के निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। भाई साहब ये दोनों जो होते हैं ना एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित होते हैं। कितनी दूरी पर स्थित होते हैं? 2l दूरी पर स्थित होते हैं। तो हमारा क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव हो गया। क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव। ध्यान रखना बता दिया है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, एक बार आप और सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो, क्योंकि वो कहते हैं ना जितना पढ़ोगे ज्ञान उतना ही बढ़ेगा तुम्हारा। तो वैद्युत द्विध्रुव एक बार आप सुन लो बहुत अच्छे से क्या होता है, दोबारा कतई बताने वाला नहीं। ठीक है, तो बस एक ही बार बता रहा हूं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक बाह्य निकाय है जिनमें कोई दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश, जिनमें कोई दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, बहुत सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं। क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब भाई साहब आप टॉपिक डाल लेंगे अगला, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। क्या डाल लेंगे? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। भाई साहब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है पहले आपको बता दूं। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के लिए हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता क्या है, आराम से सुनना कतई भाई साहब प्यार से। ठीक है, थोड़े से मेरे करीब आओ, थोड़े से करीब आओ। आओ आ गए आगे भाई साहब। देखो क्या तुम्हारा दोनों में से कोई एक तो आवेश ले लेंगे हम, है ना। देखो क्या होगा, कोई एक आवेश चाहे ई आवेश ले लो चाहे ई आवेश ले लो। ठीक है, कोई एक आवेश लो भैया, कोई एक आवेश ले लिया तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2l। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2l। लो भैया 2l ले ली। बात को समझना, कोई एक आवेश ले लिया तथा दोनों आवेशों के बीच की कुल दूरी ले ली भैया। के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। क्या रखना है? ये बात तुम्हें ध्यान रखना है भाई साहब। क्या ध्यान रखना है? एक बार दोबारा सुन लो कि कोई एक आवेश ले लिया भैया तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। यहां पर मैं इस लाइन को लिख रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, हर डेरिवेशन में तुम्हारा साथ देगी। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं इस लाइन के लिए, देखिए कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं भैया मेरे? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। भाई साहब नस्ते नाबूद कर दूंगा एक एक टॉपिक के लिए, बस आप लोगों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए जी भर के भाई साहब। जैसे मैं तुम्हारे लिए लग गया हूं, तुम भी लग जाओ भाई साहब मेरे लिए। क्या होता है तुम्हारा? कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण शायद तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसे आप चाहो तो इस प्रकार से लिख लेना। ये थ्योरी लिखने के बाद P बराबर देखो 2 है उसे आगे कर लेना और QL लिख देना, 2QL। इस प्रकार से आप
चाहो तो इसे लिख देना, ठीक है, इस प्रकार से लिख देना, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव भी मैंने समझा दिया आपको, और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण भी समझा दिया क्या होता है। अब आ रहा हूं भाई साहब जो तुम्हारे लिए मेन टॉपिक बनने वाला है, ये तुम्हें बता दूं 3 नंबर में, कितने में, 3 नंबर में वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पूछ लेता है। लेकिन अगर 5 नंबर में तुम्हारा क्वेश्चन आया तो भाई साहब तुमसे क्या पूछेगा, अक्षीय स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो भाई साहब मैं तुम्हें अक्षीय स्थिति में भी कराऊंगा और निरक्षीय स्थिति में भी कराऊंगा, बस आपका साथ चाहिए भाई साहब, ठीक है। चलो देखो यहां पर मैं इसे हटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। चलो मैं इसे हटा रहा हूं, ठीक है। टॉपिक डालो आप लोग, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ टॉपिक डाल लो, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या डालेंगे भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक क्या है तुम्हारा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको पहले मैं ये बता दूं अक्षीय स्थिति होती क्या है। देखो तुम्हें ये नजर आ रहा है ये मार्कर, तो इसकी ये सतह और इसकी ये, ठीक है, क्या कहलाएगी, ये अक्ष कहलाएगी, क्या कहलाएगी, अक्ष। लेकिन इसकी ये सिरा है इस प्रकार से, ये क्या कहलाती है, इसकी ये क्या कहलाती है, ये निरक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, निरक्ष। तो ध्यान रखना इसका ये और ये क्या कहलाएगा, इसका अक्ष कहलाएगा, लेकिन इसका ये हिस्सा क्या कहलाएगा, ये निरक्ष कहलाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो अक्ष का मतलब है कि हम इसके इस सिरे पर या इस सिरे पर क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। आपको यहां समझा रहा हूं भाई साहब क्या है क्या नहीं हमारा। देखो ध्यान दो आप लोग, यहाँ किसके कारण बताया, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, वैद्युत द्विध्रुव। देखिए हम वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव हमारा क्या था, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित थे, है ना, हमने यही तो बताया था। तो देखिए यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि माना ए बी एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है, ए बी एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। मैंने आपको बताया था इसकी दिशा किधर से किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। इसकी दिशा किधर से किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मैंने क्या बताया तुम्हें कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है। ये बात तुम्हें ध्यान रखना, साथ साथ बताता जा रहा हूं लिखना कैसे है तुम्हें, ठीक है, मिलकर बना है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु क्या है, O है, इसका मध्य बिंदु O है तथा इसकी कुल लंबाई 2L है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2L है। तो भैया ध्यान दो तुम लोग थोड़ा सा, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2L है ना। तो हम अगर एक काम करें, यहां से यहां तक L ले लें और यहां से यहां तक क्या ले लें, L ले लें, तो कुल कितनी हो जाएगी हमारी, 2L हो जाएगी। कुल कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी, है ना। एक L और एक L मिलकर हो जाएगी हमारी 2L। ये बात तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहां तक कितना लिखना आपको, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर है, जिसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर है तथा जिसकी कुल लंबाई 2L है। इसकी कुल लंबाई 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, देखो भाई साहब, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, इसका मध्य बिंदु ये है O और इससे हम कहां जा रहे हैं, R दूरी पर। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित, यानी कि यहां तक है ना, R दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है भैया मेरे, R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। क्या है, एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, जहां हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो भाई साहब, आप लोग
प्लस क्यू के कारण यहाँ पर क्या है हमारा प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। देखो आप लोग जानते होंगे, आपने विद्युत बल रेखाएं पढ़ी होंगी, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाओं में आपने पढ़ा होगा कि प्लस जो होता है, प्लस वाला आवेश जो होता है वो क्या करता है, विद्युत बल रेखाओं को बाहर निकालता है अपने, ठीक है। और माइनस वाला क्या करता है, अपने अंदर एक्सेप्ट करता है ना। आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी अगर पूरा कोर्स किया है तो आपने, ठीक है। तो ध्यान दो, यहाँ पर क्या है तुम्हारा प्लस क्यू, क्या है प्लस क्यू। तो प्लस क्यू से विद्युत बल रेखाएं कहां निकलती हैं, बाहर निकलती हैं। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता जो होगी इस कारण होगी, इधर होगी है ना, इस प्रकार से। इसे हम कह देंगे E1। प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता होगी इसे हम क्या कह देंगे E1, क्योंकि आप जानते हो प्लस क्यू से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, तो निकलती है तो इस प्रकार से निकल रही होंगी है ना, तो इसी दिशा में बता दिए। लेकिन अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट क्या है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो माइनस वाला आवेश होता है, जो माइनस वाला आवेश होता है वो भाई साहब क्या करता है, वो अपने आप में झंडुबाम होता है, वो क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है विद्युत बल रेखाओं के लिए। तो देखो जब वो एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या करेगा, अपनी ओर को खींचेगा। तो माइनस क्यू के कारण जो भाई साहब होगी तुम्हारी, माइनस क्यू के कारण जो होगी विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, माइनस क्यू के कारण जो होगी तुम्हारी विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता वो किधर होगी, इस तरफ होगी। किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। इस तरफ क्यों होगी, मैंने आपको बताया, ये अपनी तरफ को खींचता है, ये विद्युत बल रेखाओं को अपनी तरफ को खींचता है, ठीक है। तो देखो प्लस क्यू के कारण हमने क्या मान लिया E1, और भाई साहब माइनस क्यू के कारण क्या मान लेंगे हम लोग E2। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरी पढ़ा चुका हूं भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू पढ़ाया तुम्हें, बहुकाल सीरीज के ही अंतर्गत पढ़ाया, मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। आराम से देखो, यहीं पर मिलेगा तुम्हें नीचे, इस वीडियो के नीचे बिल्कुल। तो यहां पर क्या है तुम्हारा माइनस क्यू काट के आ गया हमारा, ठीक है। अब सुनो आप लोग थोड़े आराम से, भैया थोड़े गौर से बताना में कि मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित क्या था, एक बिंदु P था, एक बिंदु P था जहां हमें क्या ज्ञात करनी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। अब बताओ हम, आप लोग बताओ, इससे बिंदु A से, ठीक है, बात को समझना, बिंदु A से P तक की दूरी क्या होगी, कौन बताएगा। देखो भाई साहब इस प्रकार से कर सकते हो आप लोग, यहां तक कितनी है, यहां तक कितनी है R है, यहां तक कितनी R। अगर हम यहां तक बढ़ाने के लिए क्या करें, ये L और जोड़ दें, इसमें क्या जोड़ दें, L और जोड़ दें। देखो यहां तक कितनी है हमारी स्मॉल r है, और हम इतनी और जोड़ दें, यहां से यहां तक क्या है L। तो भैया हमारी A से अब P तक की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस के L, क्योंकि हम R में क्या जोड़ देंगे, L जोड़ देंगे, हमारी R प्लस के L आ जाएगी, ठीक है। तो देखो हम यहां से यहां तक की दूरी ले रहे हैं और कितनी मिलेगी हमें, R प्लस का L। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब थोड़ा सा आप लोग और देखें, थोड़े प्यार से बताना में देख के। अच्छा बताओ, अगर हम यहां से B से बिंदु P तक की दूरी निकालें, कहां से कहां तक, B से बिंदु P तक की दूरी निकालें, तो B से बिंदु P तक की दूरी कितनी निकल के आएगी। देखो यहां से यहां तक कितनी है, R है, यहां से यहां तक कितनी है, R है। अगर हम क्या करें, इस टोटल R में से भाई साहब ये इतनी यहां से यहां तक काट के फेंक दें, यानी कि L जो है यहां से यहां तक कितनी है, एक L है, ये L निकाल दें इसमें से, यानी कि पूरी R में से हम L निकाल दें तो हमारी क्या रह जाएगी, R माइनस की L, यानी कि हम R में से क्या निकाल देंगे, R में से क्या निकाल देंगे, L निकाल देंगे। तो हमें यहां से यहां तक दूरी कितनी मिलेगी, यहां से यहां तक मिलेगी R माइनस का L। ये बात आप लोग ध्यान रखना, कितनी मिलेगी, R माइनस के L, ठीक है। तो ये बन गया हमारा चित्र, और भाई साहब इसी के अकॉर्डिंग सब करवा दूंगा, बस पूरी मेहनत से सीखना, मैं पूरी शिद्दत से पढ़ाऊंगा भाई साहब तुम्हें, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं चित्र के बारे में पहले थोड़ा सा तुम्हें लिखवा रहा हूं और फिर आप लोग आगे सीखेंगे क्या है, ठीक है। तो पहले सुनो चित्र के बारे में, क्या है हमारा क्या नहीं है, सुनो। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है। ध्यान रखना, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी कुल लंबाई 2L है, जिसकी कुल लंबाई 2L है, तथा इसका मध्य बिंदु O है, इसका मध्य बिंदु O है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बात तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। आगे सुनो, तब इस स्थिति में प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब आ रहे हैं हम लोग, देखो तब इस स्थिति में, तब इस स्थिति में प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू
आवेश के कारण बिंदु P पर, किस पर भैया मेरे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। हम लोग किसके कारण निकालना है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, इससे पिछली वीडियो में आप देख लेना। लेकिन यहाँ पर आप समझें कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी क्या थी, E1 थी। क्या थी, E1। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, E1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, E1। और E1 बराबर हमारा क्या आएगा, फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और भाई साहब यहाँ पर आवेश क्या है, Q है, और यहाँ क्या आती है, बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है हमारी, R माइनस के L। क्या है, R माइनस के L। तो यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग, R माइनस के L, और क्या होता है इसका स्क्वायर, ठीक है। इसे कह देंगे समीकरण नंबर 1। क्या कह देंगे भैया मेरे, समीकरण नंबर 1। चलो अब यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो भैया क्या होगी हमारी, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या आई है हमारी, E2 आई है। क्या आई है, E2, ठीक है। तो देखो E2 बराबर क्या आएगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश क्या है, Q है, और बटे में क्या आ जाएगा, दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, देखो यहाँ से यहाँ तक यही तो है दूरी हमारी, R प्लस के L हमने पहले ही निकाल ली सभी, R प्लस का L, और इसका क्या आ जाएगा भैया मेरे, होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 2। अब हम निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालेंगे, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो यहाँ पर हम डाल रहे हैं बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर क्या निकाल रहे हैं हम लोग, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो आप लोग ध्यान दो, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे बताएंगे, देखो ध्यान देना थोड़ा सा। यहाँ पर मान ले रहे हैं ये हमारी कोई गाड़ी है, ये कोई गाड़ी है जो 20 न्यूटन के बल से आगे बढ़ रही है, 20 न्यूटन के बल से आगे बढ़ रही है। बात को समझना, हमें बिंदु P पर निकालना है, लेकिन हमारी एक गाड़ी थी यहाँ से वो 20 न्यूटन के बल से आगे बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है। लेकिन इस जो 20 न्यूटन के बल से जो गाड़ी आगे बढ़ रही है, उसे एक गाड़ी है वो 5 न्यूटन के बल से पीछे खींच रही है। ये वाली गाड़ी है वो कहाँ खींच रही है, देखो इसका तीर कहाँ है, इधर है, 5 न्यूटन के बल से पीछे खींच रही है। अब बात को बताओ यार, ये 20 न्यूटन के बल से तो आगे जा रही है, और इसी गाड़ी को 5 न्यूटन के बल से कौन खींच रही है, दूसरी गाड़ी पीछे खींच रही है। तो इसकी परिणामी तीव्रता कितनी आई है, कितनी तीव्रता के साथ आगे बढ़ रही होगी गाड़ी, कितने बल के साथ आगे बढ़ रही होगी गाड़ी। आप कहोगे सर जी 20 तो ये है, 20 से तो ये जा रही है, लेकिन 5 से ये पीछे खींच रही है, तो 15 न्यूटन के बल से ये आगे बढ़ रही होगी। यानी कि हमने क्या किया, इस वाली में से इसे घटा दिया। देखो ये 20 थी, ये 5 थी, तो टोटल कितनी बची, 15 बची, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, हम परिणामी निकालने के लिए E1 में से E2 घटा देंगे, तब हमें क्या मिल जाएगी, परिणामी मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हमारी E, और E बराबर क्या आएगा हमारा, E1 माइनस का E2, E1 माइनस का E2। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, E1 माइनस के E2। अब मैं लगाऊंगा इनके मान, देखो E बराबर, E1 का मान हमारा कितना आया है, ये आया है समीकरण 1 से, ठीक है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। भैया यहाँ माइनस है तो माइनस चिपका देंगे, ठीक है। E2 का मान कितना है, ये है, तो आ जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R प्लस L का
होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार चेक कर सकता हूँ कि तुम्हें दिख रहा है, यहाँ तक नहीं दिख रहा है, 1 मिनट रुको। ठीक है, मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ यार, अभी तो दिख रहा है आपको सफिशिएंट मात्रा में। भैया यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, ये हमारा क्या है, ए। यहाँ से थोड़ा गौर करो, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू है ना, ये क्या है हमारे कॉमन है, ये क्या है कॉमन है, तो मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, ये हमारे क्या थे, कॉमन थे। भैया बचा क्या है, एक रह गया होगा, 1/r माइनस के एल का होल स्क्वायर, माइनस है, माइनस लगा दो। यहाँ क्या बचा हमारा, 1/r प्लस के एल का होल स्क्वायर, यही तो बचा हमारा। ठीक है, ये बचा। अब आप लोग बहुत आराम से इधर आ जाओ, ना मालूम पड़े आपको दिखाई ना दे उधर। देखो यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को देखो, हमारा ई बराबर चल रहा है, किसके बराबर चल रहा है, ई बराबर चल रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ऐसा ही लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू है, क्यू लिख दो। क्या लिख दो, क्यू। भैया मेरे यहाँ देखो, यहाँ हम इनका क्या लेंगे, लासा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लासा। लासा कितना आएगा, ये भी देख लो आप लोग, लासा आ जाएगा हमारा r माइनस एल का होल स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। लासा लेना तो सभी को आता होगा। ठीक है, ये हमारा लासा आ गया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, देखो बायोलॉजी वालों को आ जाती है दिक्कत, तो बायोलॉजी वालों के लिए एक बेस्ट तरीका बता दूं, इसकी गुणा इधर कर दियो और इसकी गुणा इधर कर दियो। ठीक है, इसकी गुणा कहाँ कर दियो, इधर कर दियो, इसकी गुणा इधर कर दियो। ठीक है, और वैसे मैथ वाले आप लोग जानते हो, पहले हम इससे देंगे इस पूरे को भाग, तो ये वाला कट जाएगा और इसकी गुणा कहाँ हो जाएगी, फिर इसके ऊपर, है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन आपको मैं ऐसे ही बता दे रहा है, इसकी गुणा कहाँ कर दियो, इधर कर दियो, इसकी गुणा इधर कर दियो। देखो इसकी गुणा कर रहा हूं मैं इधर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, r प्लस एल का होल स्क्वायर, है ना। अब बीच में माइनस लगा है तो माइनस लगा दो। मैंने क्या बताया आपके लिए, इसकी गुणा कर दियो इधर और इसकी गुणा कहाँ कर दियो, इधर। तो इसकी गुणा तो मैंने इधर कर दी, अब इसकी गुणा मैं इधर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये बायोलॉजी वालों के लिए बेस्ट तरीका है। नहीं तो मैथ वाले क्या करते हैं, पहले इस वाले से देते हैं इसे भाग, जो बचता है उसी गुणा कर देते हैं इसके ऊपर, फिर इस वाले से देते हैं इसे भाग, जो बचता है उसी गुणा कर देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी वाले तुम लोग इतना ही समझो कि इसकी गुणा कर दो इसके ऊपर, इसकी गुणा कर दो इसके ऊपर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यों आ जाएगा हमारा। भैया मेरे ध्यान दो, आपने एक फार्मूला सीखा होगा a प्लस के बी का होल स्क्वायर, सेम उसी से खोलूंगा मैं से, है ना, उसी फार्मूले से खोलूंगा। देखो मेरा क्या आएगा यहाँ पर, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस के 2a भी होता था, है ना, तो क्या आ जाएगा 2rl। यहाँ माइनस है मेरा, माइनस लगा दूंगा, ये मेरा इतना ब्रैकेट में बंद कर दोगे, है ना। अब देखो यहाँ पर r स्क्वायर, अब माइनस वाला फार्मूला खोलेगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा 2r, क्या आ जाएगा 2r है ना, और ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। बटे में जो हमारा बचा है भैया वो भी चिपका देंगे ज्यों की त्यों। तो देखो यहाँ क्या बचा है हमारा, r माइनस एल का होल स्क्वायर और क्या बचा है हमारा, r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बचा हुआ है भैया मेरे, है ना। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ये चीज़ हमारी बची हुई है। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं, है ना। देखो यहाँ देखें आप लोग, हमारा क्या है, यहाँ है हमारा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। तो देखो यहाँ पर मैं ब्रैकेट हटा रहा हूँ, ठीक है। तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, ये माइनस अंदर प्रवेश करेगा, क्या करेगा, ये माइनस अंदर प्रवेश करेगा। बात को समझना भाई साहब, ये माइनस हमारा कहाँ कर रहा है, अंदर प्रवेश कर रहा है, तो अंदर की सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ r स्क्वायर और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2rl, है ना। और हमारा नीचे देखो गुणा होकर कितनी आ जाएगी, ये भी देख लो। जब देखो ये एक बार जोड़ने पर है, एक बार घटाने पर है ना, एक बार जोड़ने पर है, एक बार घटाने पर है। तो हमारा फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, बिल्कुल उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग लगा देंगे हम। देखो यहाँ आ जाएगा हमारा r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। अब देखो यहाँ पर कुछ कट रहा हो उसे काट दो। देखो r स्क्वायर प्लस का है और r स्क्वायर माइनस का है, एल स्क्वायर प्लस का है और एल स्क्वायर माइनस का, हमारा कट गया। बचा कितना हमारा 2rl और 2rl, यही तो बचा है हमारा। लिख दो यहाँ पर e बराबर
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या है हमारा क्यू है। देखो हमारा क्या बचा यहाँ पर, यहाँ हमारा बचा है 4RL, क्या बचा है 4RL, यही तो बचा 2RL, और 2RL क्या हो गया हमारा 4RL, ठीक है। बटे में हमारा क्या बचा है यहाँ पर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, भैया मेरे इतना बचा है हमारा, है ना, R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ है मेरा E बराबर, अब देखो इस क्यू की गुणा मैं अंदर कर रहा हूँ, इस क्यू की गुणा अंदर कर रहा हूँ, तो मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही क्यू अंदर प्रवेश करेगा तो थोड़े प्यार से बताना तुम लोग, मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ 2, और ये क्यू है इसके साथ लिख लूँ क्यू, ये एल इसके साथ लिख लूँ 2QL, है ना। अब मेरा बचा क्या इतना, यहाँ से 2 बचा और R बचा। अब आप प्लीज लोग बताना थोड़ा, क्या मैंने ये गलत लिखा है? देखो कैसे लिखा है मैंने, इस 2 के लिए, इस 4 के लिए मैंने 2 जगह तोड़ दिया, 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा मेरा। ये R मैंने यहाँ लिख दिया, ये L मैंने यहाँ लिख दिया, ये Q की जिसकी गुणा हुई थी वो मैंने यहाँ लिख दिया। ये क्यों लिखा है आपको भी हाल समझ आ जाएगा, ये क्यों लिखा है हमने, ठीक है। आप कहोगे सर जी वाह आपने सही लिखा है, R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैंने क्यों लिखा था इसे, यहाँ लिखोगे आप चूंकि, या लिख देना हम जानते हैं, ठीक है। हमने अभी आपको पढ़ाया था वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जो P बराबर था तुम्हारा 2QL, क्या था 2QL, यही तो था हमारा। P बराबर क्या था 2QL। देखो अच्छे से लिख दो इसे थोड़ा से, 2QL, ये था हमारा P बराबर। तो यहाँ पर 2QL की जगह हम क्या लगा देंगे, P लगा देंगे, क्या लगा देंगे, P लगा देंगे। यहाँ पर देख लो, देखो भैया मेरे, हम लोग क्या लगा रहे हैं, इसकी जगह P लगा रहे हैं, तो देखो हमारा क्या आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पे आ जाएगा हमारा P, क्या आ जाएगा P, है ना, इसकी जगह हमारा P आ जाएगा, और गुणा आ जाएगा हमारा 2R, क्या आ जाएगा 2R, और बटे में भैया क्या रह जाएगा हमारा, बटे में रह जाएगा R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक एक स्टेप पूरी शिद्दत के साथ सिखा रहा हूं भाई साहब, ध्यान रखना। अब आप लोग एक बात को गौर फरमाओ, ठीक है, थोड़ा सा गौर फरमाओ। देखो यहाँ पर जो L होती है तुम्हारी दूरी, क्या होती है L, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, जो तुम्हारी L होती है वो R से बहुत ज़्यादा छोटी होती है। कैसी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है। तो यहाँ लिख दो कि L जो होती है वो R से बहुत ज़्यादा छोटी होती है। तब इस अवस्था में हम L को क्या मान लेते हैं, L को क्या मान लेते हैं भैया मेरे, नगण्य मान लेते हैं। L को क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, कि L का कोई अस्तित्व नहीं मानते हैं, L का कोई अस्तित्व हम नहीं मानते। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और यहाँ हमारा क्या बचा P गुणा 2R, और बटे में हमारा क्या रह जाएगा, L स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, नगण्य कर दिया भाई साहब। तो हमारा क्या बचा, केवल और केवल R स्क्वायर बचा, और इसकी पावर कितनी है 2 है, ऊपर लगी हुई वो भी हमने चिपका दी यहीं की यहीं, ठीक है। अब देखो हमारा क्या बचा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या है हमारा P गुणा 2R, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि R की घात 4, ठीक है। देखो यहाँ पर एक R से एक R काट देंगे, पावर 4 थी 3 रह जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहाँ क्या बचा हमारा 2 बचा है और P बचा है, तो यहाँ जाएगा 2P बटे R की घात 3, यही आ जाएगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आप लोग इस बार इसका स्क्रीनशॉट लें, और नोट करना चाहते हैं तो वो बच्चे नोट कर लें, क्योंकि नोट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुम लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप नोट करते हो, क्योंकि एक बच्चे की पहचान होती है नोट करना, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर दिख रहा है बहुत अच्छे से, पूरी तरीके से मैं यही चेक कर रहा हूँ। तो आप लोग भी बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी चलती कोई कमी नहीं छोड़ी है। कैसा लगा आपको अपना अनुभव साझा करना, क्योंकि तुम्हारा भाई दिन भर ऑफलाइन पढ़ाने के बाद रात में ऑनलाइन क्लास लगा रहा हूँ, ये बस सिर्फ इसीलिए कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का जो बेमिसाल संग्रह है वो तुम्हें मिल नहीं पा रहा है,
और मैं ये चाह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर तुम्हें मिल जाए तो भाई साहब पेपर की खोपड़ी में तुम छेद कर दोगे, इतना गहरा छेद कि 90-95% भाई साहब तुम्हारी मुट्ठी में होंगे नंबर। वादा कर रहा हूं जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा उस दिन तुम्हारे सामने लाइव आऊंगा, लाइव, और उस दिन तुमसे बात करूंगा आके और पूछूंगा बताओ भाई साहब कितने क्वेश्चन हमारी इस भौकाल सीरीज से फंसे हैं। उस दिन आप ही कहोगे सर जी मान गए तुम्हें। वो कहते हैं कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का वंशज है तू भी, फेंक बहाला जहां तक जाए। तो ध्यान रखना, दबा के शेयर मारो भाई साहब। हमारे अभी तो बहुत जल्द 10,000 होने वाले हैं, मैं ये चाह रहा हूं जो बहुत जल्द 10,000 होने वाले हैं 20,000 लोगों में बदल जाएं। इतना प्यार मिले तुम्हें। एक गुरु को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, गुरु दक्षिणा की आवश्यकता होती है। उस गुरु दक्षिणा के रूप में मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, बस तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा एहसास और तुम्हारा संघर्ष मांग रहा हूं, क्योंकि भाई साहब मेरे संघर्ष की कहानी तुम्हारे संघर्ष से जुड़ी हुई है। तो अगली वीडियो का इंतजार करना, बहुत जल्द लेकर आऊंगा, क्योंकि डेली आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद ही भाई साहब रुकना, उसके बाद रिवीजन करना बैठ के आराम से, क्योंकि भाई साहब सच बता रहा हूं, वो कहते हैं ना कि वक्त बदले ना बदले तुम्हारे हालात जरूर बदलेंगे। जय हिंद।